ये कहानी गगनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी बबीता और एक बेटा मोहन था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता। हर दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है अब मुझे कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो, एक बार चल के बबीता से मशविरा लेकर देखता हूं। बबीता क्या कहती है इस बारे में। विजय तुरंत अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी बबीता को बुलाता है। विजय की आवाज सुनकर बबीता वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बबीता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ, बोलिए क्या बात है? बबीता, तुम तो जानती हो, हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही। और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसीलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी ठीक रहेगा। हाँ, पर तब तक मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्चा चलाने और राजू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे हैं। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ बबीता, ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है बबीता, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने चला जाऊंगा। और अगली सुबह विजय जमींदार से मिलने उसके घर जाने निकल पड़ा। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगता है। विजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विजय बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ। और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विजय अपने घर पहुंच ये तो बहुत अच्छा है। यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। सुबह विजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है। काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए। बबीता, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो तुम और मोहन खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना। मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, विजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। विजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी अचानक विजय चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। यहाँ विजय बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है।
सुबह के अब रात हो जाती है और बबीता विजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख मोहन पूछता है। क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी, तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मोहन की बात सुनकर बबीता सोने के लिए चली जाती है। सुबह भी जब बबीता देखती है कि विजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विजय के बारे में पूछने लगती है। काका, विजय कल आपके गांव के बार वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है, तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को विजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें विजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी बबीता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार बबीता को समझाने लगता है। बबीता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार बबीता को लेकर विजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और बबीता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विजय बेहोश हालात में खेत में गिरा था। बबीता विजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर विजय की हालत बहुत खराब है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा, ये भी नहीं कह सकते हैं। देखिए जमींदार जी, अब भी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य विजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले विजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो बबीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विजय की अच्छे से देखभाल करो। देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो, तुम मुझे ज़रूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और मोहन के लिए कुछ पैसे भेजता रहूँगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से बबीता को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां मोहन आ जाता है और अपने पिता की हालत देख बबीता से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी कल खेत में बेहोश हो गए हैं एक बीमारी की वजह से। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर बबीता मोहन को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह बबीता सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका।
नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और अजय की तबीयत अब कैसी है? काका, विजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार बबीता को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में बबीता की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है सीमा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो अजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है बबीता बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नज़दीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विजय का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। विजय का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मोहन की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ज़रूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। बबीता ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह मोहन की पढ़ाई में खर्च करने लगी। एक दिन मोहन स्कूल से घर लौटते हुए बबीता के पास आता है। माँ, मेरी आज स्कूल में बहुत तारीफ हुई। शिक्षक जी कह रहे थे कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करता रहा तो मुझे जल्दी ही छात्रवृत्ति मिल जाएगी। बेटा, मैं हमेशा जानती थी कि तुम मुझे और अपने पिताजी को गर्व महसूस कराओगे। बबीता की मेहनत और मोहन की लगन से उनका जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगता है। बबीता खेती और छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चलाती है, जबकि मोहन अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करता है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन होता है, जहां मोहन को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। ये सब तुम्हारी मेहनत और पिताजी के सपने की वजह से है। माँ, मैं आप दोनों का सपना जरूर पूरा करूंगा। कुछ समय बाद विजय की हालत में भी सुधार होने लगता है। वैद्य जी की दवाइयों और बबीता की देखभाल से विजय को होश आ जाता है। बबीता, मोहन, मैं कहाँ हूँ? आप घर पर हो विजय, सब कुछ ठीक हो गया है। आपने जो सपना देखा था वो पूरा होने वाला है। बबीता, तुमने जिस तरह घर और खेत संभाला, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। आपका सपना मेरा भी सपना था, हमें बस उस सपने को पूरा करना था। विजय अपनी पत्नी और बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। इसके बाद विजय भी पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से खेती में बबीता की मदद करने लगता है। उनका परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। मोहन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता है और एक दिन बड़ा अफसर बनकर गांव का नाम रोशन करता है।